हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हमारे जुलाई मंथ की जो मैगजीन है विजनाइज की, वो आ चुकी है। अब जब वो आ चुकी है तो हमारा काम बन गया है कि हमको क्या करना है, अब उसको कवर करना है। राइट, टॉपिक बाय टॉपिक हम उसको कवर करते हैं, हमेशा की तरह इस बार भी कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें आज हम कवर करेंगे अपने जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको। सबसे पहला इशू यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या ये नया इशू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत पहले से इसकी चर्चा चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिलहाल दोनों की बातों को हम समझेंगे। अभी चर्चा में क्यों है? देखो, चर्चा तो इसकी है हमारी आज़ादी से पहले की। ठीक है, हम आज़ाद भी नहीं हुए थे ना, उससे पहले से ही ये बात चल रही है कि इंडिया में एक तरीके से यूनिफॉर्म तरीके के सारे लॉज होने चाहिए। जो लॉज हैं उनको यूनिफॉर्म करने की बात करी जा रही थी, आज़ादी से पहले से ही ये चर्चा चल रही है। लेकिन बात ये करें कि अभी चर्चा क्यों है? अभी इसलिए चर्चा हो रही है कि जो हमारा 22nd लॉ कमीशन है उसने कहा है, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में, उन लोगों से बात की गई है और कहा गया है कि अपने अपने विचार प्रस्तुत करें कि हाँ, बताएं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके साथ करना क्या है, भाई उसको लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है, अपने अपने विचार बताएं। ये बात कही गई है। लेकिन ये विचार तो हम तब बता पाएंगे जब हमको पता हो कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता ही क्या है। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए, हमारी पूरी प्यारी इंडिया के लिए एक तरीके के ही हम लॉ ले आए, एक लॉ ले आए जो कि हमारी इंडिया के सारे सिटीजन्स पर लागू हो जाए। अब आप कहेंगे कि मैम बहुत सारे लॉज ऐसे हैं इंडिया में जो कि सारे सिटीजन्स पर लागू होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करो, वो भी सबको मिलता है ना हमारी इंडिया में, वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर बात कौन सी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है पर्सनल लॉज को लेकर। ऐसे लॉज जो कि पर्सनल मैटर्स को डील करते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि बहुत पर्सनल है। राइट, अब जो डिवोर्स का इशू है वो तो दो पर्सन के बीच का इशू है ना, तो ये पर्सनल इशू है। राइट, तो ये जो है, ये इशू जो है, इनके लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं। राइट, अभी तक हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता ना हो। ये मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक आपका इनसे पाला ना पड़ा हो। राइट, लेकिन आपको इनका कुछ पता नहीं भी है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये जो पर्सनल इश्यूज हैं, इनके लिए लॉज अलग अलग हैं हमारी कंट्री में। हिंदूज के बीच में अगर डाइवोर्स हो रहा है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, उसके लिए हिंदू पर्सनल लॉ लगेगा, लेकिन मुस्लिम्स के लिए वही लॉ अलग हो जाता है, वो उनके अकॉर्डिंग लगेगा। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काम होगा। सिख्स के लिए अलग लॉ है तो पंजाबी के लिए अलग लॉ है। ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है। मतलब कि जो रिलीजन के आधार पर पर्सनल लॉज भी अलग अलग हैं। राइट, तो इन्हीं पर्सनल लॉज से ही हम क्या करते हैं, ये जो मैटर्स आते हैं इनको डील करते हैं। अब होता ये है, क्या होता है कि अलग अलग रिलीजन की मान्यताएं अलग है, कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं। तो ये होता है कि एक इशू है, जैसे डाइवोर्स का इशू ले लो, तो एक रिलीजन में क्या हो रहा है कि किसी को, कि जो वीमन है उसको जो है ज़्यादा राइट्स मिल जा रहे हैं, वहीं पर दूसरे रिलीजन में उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उस वीमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है। भाई मुद्दा तो एक है डाइवोर्स का, लेकिन दो अलग अलग वीमन अलग अलग रिलीजन की है तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक इशू निकल कर सामने आता है। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कि डाइवोर्स का केस है तो चाहे वो हिंदू वीमन हो, हिंदू जो कपल है वो हो, या फिर वो मुस्लिम हो, या फिर वो सिख हो, ईसाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंडिया का सिटीजन है तो उन पर लॉ एक लगना चाहिए, एक ही लॉ से दोनों के डाइवोर्स होने चाहिए। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की मतलब क्या है,
एक लॉ जो है वो पर्सनल लॉ के तौर पर काम करेगा पूरी कंट्री के लिए। अभी अगर हम बात करें तो हमारा जो पर्सनल लॉ है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर एक रिलीजन के अपने स्पेसिफिक लॉज है जो कि हम बात कर ही चुके हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, वो हिंदू, सिख्स, जैन और बुद्धिस्ट को क्या करता है, गवर्न करता है। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है जो कि क्रिश्चियन, पारसी और जूस पर लगता है। अर्लियर बात करें तो पहले क्या हुआ, पहले भी लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, नाम है जिसका रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ इन 2018। तो 2018 में भी बात हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और उस टाइम पर हमारी जो लॉ कमीशन है उसने एक कंसल्टेशन पेपर को जारी किया रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ के नाम से, जिसमें हमारी जो लॉ कमीशन है उसने बोला कि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इस स्टेज पर जो अभी हमारी जो कंट्री के हालात चल रहे हैं अभी ज़रूरत नहीं है इसकी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए, ना ही इसकी कोई ज़रूरत है, ना ही कोई इसको चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। ऐसी बात कही थी हमारे लॉ कमीशन ने, ठीक है। इन्होंने कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी कोई ज़रूरत है, ना कोई इसको चाहता है, बट ज़रूरत ये है कि जो अलग अलग रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, जिनके कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो आज के समय के साथ नहीं चल रहे हैं, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है, तो हम उनको बदलते हैं ना। उन अलग अलग जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट कर दो, क्या ज़रूरत है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ऐसा बोला हमारी लॉ कमीशन ने। आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी इंडिया में एक जगह ऐसी है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। क्या ऐसा भी है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि गोवा जो है, हमारी गोवा में क्या है, एक कॉमन सिविल कोड है जो कि चलता है, जिसको हम बोलते हैं पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। तो अगर कोई बोले आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इंडिया में है ही नहीं, तो आपको बोले नहीं नहीं नहीं, रुको, ठहरो जरा ठहरो, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में है। इंडिया की एक जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है और वो जगह है हमारी गोवा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने आपसे बोला कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी चर्चा तो हमारी आज़ादी से पहले की चल रही है, तो क्या हम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी आज़ादी से पहले 1840 से ही ये कहानी शुरू हो गई थी। क्या इतनी पुरानी कहानी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? बिल्कुल हाँ। लैक्स लॉ की रिपोर्ट आई थी 1840 में, उसमें ये इम्फेसिस किया गया था, ये जोर दिया गया था इस बात पर कि जो हमारी इंडिया के लॉ हैं वो बहुत तितर बितर फैले हुए हैं, कहीं पर कोई से प्रोविजन है, कहीं पर कोई सा प्रोविजन, इतने सारे प्रोविजन हैं, इतने सारे लॉज हैं, सब अलग अलग हैं और एक दूसरे को काउंटर करते हुए भी लॉज हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि जो इतने भी लॉज हैं ना, इनको हम क्या करें, कोडिफाई कर दें, ठीक है। तो लैक्स लॉ की रिपोर्ट जो हमारी 1840 की थी, इसमें पहली बार कोशिश की गई थी कि इंडिया के जो लॉज हैं जो बहुत तितर बितर फैले पड़े हैं, इनको हम क्या कर सकें, कोडिफाई कर सकें। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो रिपोर्ट थी इसमें ये साफ साफ बोला गया था कि जो पर्सनल लॉज हैं हिंदू और मुस्लिम के, इनको कोडिफाई नहीं करना है, ये भाई जैसे हैं इनको वैसे ही छोड़ दो, इनमें कुछ भी कोडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में 1941 का समय आ गया, ठीक है, 100 साल बाद 1941 आया हमारा, तब BN राव कमेटी बनी और BN राव कमेटी ने रिकमेंड किया कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे वीमन हैं उनको इक्वल राइट्स देने हैं। तो वीमन को इक्वल राइट्स देने के लिए ज़रूरत है कि जो हमारी हिंदू लॉ है उसको कोडिफाई किया जाए। बात चलती रही, फिर हम हुए आज़ाद हो गए, तो क्या ये मैटर ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में 1954 में आया स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। इसमें एक प्रोविज़न है कि जो भी पीपल हैं इंडिया के या फिर कोई भी इंडिया नेशनल है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी फेथ का हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनको ये देखें कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, नहीं, उन पर एक ही एक्ट लगेगा। अगर उनको शादी करनी है तो इस पर स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा, मतलब कि कोई इंडियन पर्सन है, किसी भी फेथ का है, वो किसी दूसरे फेथ के पर्सन से शादी करना चाहता है तो क्या होगा, उनकी शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लगेगा। उसके बाद में हिंदू लॉ में 4 मेजर इनैक्टमेंट्स हुए। क्या क्या इनैक्टमेंट्स हुए हैं? तो हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में, उसी साल में क्या हुआ, हिंदू
माइनॉरिटी एक्ट एंड गार्जियनशिप एक्ट भी आया, साथ ही साथ में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी आ गया। अब आपको सिर्फ प्रीलिम्स थोड़ा सा क्लियर करना है, कहानी तो लंबी चलेगी ना। प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, राइट। तो सिर्फ प्रीलिम्स के मुद्दे से तो आप नहीं कर रहे हैं तैयारी। मेंस में क्या करेंगे, मेंस में क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन तो हर कोई लिख कर आएगा, जो मेंस में बैठेगा कुछ ना कुछ तो लिख कर आएगा ही आएगा। बट कंपटीशन तो यही है ना कि क्वेश्चन में कौन फैक्ट्स भी लिख रहा है, कौन थ्योरी के साथ में आज की रियलिटी को भी शो कर रहा है, राइट। कौन ऐसा पर्सन है जो कि इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी दिखा रहा है, डेटा भी दिखा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी कोट कर रहा है, सब कुछ कोट कर रहा है। नंबर तो वही लेकर जाएगा ना, और वो इंसान आप ही हैं। इसीलिए तो आपको क्या करना होगा, आपको भाई जब ये लिख कर आना है, आपको पता है कि मेंस में ये सब लिख कर आना है, तो तैयारी तो करनी होगी, ऑब्वियसली करनी होगी। तो करते हैं आज से ही तैयारी। हाँ, तो हम अगर हमारे क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो पूरी ये कथा जो हमने पढ़ी है वो ही नहीं लिख कर आएंगे, साथ में हम लिख कर आएंगे कुछ केस लॉस भी। तो 3 S को आपको याद रखना है, SSS याद रखने हैं जो आपको लिख कर आने हैं। अब ये SSS क्या है, ये 3 केस लॉज हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डील करते हैं। पहला है शायरा बानो बेगम केस, ठीक है, शायरा बानो केस। अब शायरा बानो केस में पार्लियामेंट ने कहा कि जो कॉमन सिविल कोड है उसके कंटोर्स को आउटलाइन पहली बार किया गया, ठीक है, तो आपको ये लिख कर आना है। दूसरा है सरला मुदगल केस, ठीक है, सरला मुदगल केस में पार्लियामेंट जो है उसने बताया कि यूसीसी की नीड है, ठीक है, इसको बताया गया। नेक्स्ट आता है शायरा बानो केस, 2017 का ही केस है, ज़्यादा पुराना तो नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक बिद्दत की प्रैक्टिस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये आपको लिखकर आनी है, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आए यूसीसी का। तो ठीक होगा, क्या होगा ये कि आपका थोड़ा सा मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे, इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पर। ओके, अब बात की जाती है कि जो यूसीसी है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो कुछ लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आनी चाहिए, बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 इसको नहीं लेकर आना है। तो पहले हम उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ है भाई, इसको आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए, उसका आंसर ये है। सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि यूसीसी होना चाहिए। हमारा आर्टिकल 44 एक डीपीएसपी है जो कि यूसीसी से डील करता है, जो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है, ठीक है, तो ये वो बात कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं सेक्युलरिज्म को प्रमोशन मिलेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल है, जो प्रियम्बल में तक लिखा है कि हमारी जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है, राइट, तो सेक्युलर स्टेट का जो प्रिंसिपल है उसको हम अपहोल्ड कर देंगे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे, ठीक है। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि भाई एक ही लॉ है, सब पर लग रहा है, सब लोग एक लॉ के अंडर आ जाते हैं, तो इससे नेशनल यूनिटी की भावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जेंडर जस्टिस होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो वीमेन के राइट हैं, इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है, ये सब प्रमोशन इसमें होगा। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हम देखते हैं कि वीमेन के साथ में कई सारे जो हमारा रिलीजन है वहाँ पर कई सारे ऐसे क्लॉजेस भी हैं जिसमें वीमेन को इक्वल राइट नहीं मिलता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो वो चीज़ भी यहाँ से हम एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिटी जो है उसने कहा कि इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हाँ जो प्रिंसिपल्स है इक्वालिटी के, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, ये जो हम बात करते हैं कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा, ये जो बातें कही हैं इनको इम्प्लीमेंट भी करो। इसका ये हमारा जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी है, इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, यूसीसी को भी इम्प्लीमेंट करें। सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा लॉस का, भाई अब कोई केस आता है उसमें तो वो अब हिंदूज़ हैं तो उनके लिए हिंदूज़ के लॉ को पूरा हमें देखना पड़ता है, फिर उनका केस जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। कोई मुस्लिम आ गए तो उसके लॉस को पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसका केस सॉल्व करना पड़ता है। क्यों करना है इतना सब कुछ, भाई कोई भी रिलीजन का पर्सन आए, हमारे पास में एक लॉ है, उसको पढ़ो और केस सॉल्व। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो लॉज हैं, जो इतने सारे इतने बितरे लॉज अलग अलग पड़े हैं, उनको सबको मिलाकर एक अच्छा सा लॉ बनाओ और वो सब पर लागू करो, जिससे लॉज बहुत सिंप्लीफाई हो पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है अडाप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स। भाई समय बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, तो लॉज भी बदल लो, राइट। तो इम्प्लीमेंट करते हैं अगर हम यूसीसी, तो इससे क्या होगा कि जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे लॉज में, ठीक है। जो हमारे बदलता हुआ समय है उसके साथ में जो लॉज हैं जो बदलने चाहिए वो भी बदलेंगे। लेकिन यहीं पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई यूसीसी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब हम बोलेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्यों क्यों नहीं आना चाहिए, क्या कोई ठोस आपके पास में कोई बात है ऐसी कहने के लिए जिससे हम हाँ यूसीसी को ना इम्प्लीमेंट करें। तो उन्होंने कहा बहुत सारी बातें। अब उन्होंने बातें बताई, जैसे कि इन्होंने कहा पहली चीज़ कि ये जो यूसीसी है ना ये डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। इंडिया का नाम लेते ही हमें बचपन से ही एक बात याद आती है, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। हम बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए हैं, बचपन से जाने कितनी बार कितने आंसर्स में कितने एसेस में ये चीज़ लिख चुके हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ही हमारी इंडिया है और इंडिया का मतलब ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो ये जो डाइवर्सिटी है कि बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे ट्रेडिशन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है ये सब खत्म हो जाएगी अगर आप क्या कर देंगे एक ही लॉ ले आएंगे तो। ऐसा इन्होंने बोला है। जो रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है आर्टिकल 25 में, जो एक फंडामेंटल राइट है हमारा, तो उसको भी अंडरमाइन हम करते हुए नजर आएंगे अगर हम ये यूसीसी ले आएंगे, ऐसा भी कहना है लोगों का। नेक्स्ट है कि अगर हम कॉमन सिविल कोड को इम्पोज कर देंगे तो जो यूनिक राइट्स हैं, यूनिक प्रोटेक्शंस जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स को दे रखी हैं वो अंडरमाइन होते हुए नजर आएंगी। नेक्स्ट है कि कंसेंसस ही नहीं है, ठीक है। हर कम्युनिटी के अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स, अपने रिलीजियस लॉज हैं, जो कि वो चाहते हैं कि हमारे जो कस्टम, रिलीजन, हमारे जो ट्रेडिशन है वो बचकर रहे, उसको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो अगर यूसीसी को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं क्या ये एग्री हो जाएंगे कि नहीं 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 हमारा ऐसा जो कल्चर है, हमारा कस्टम है, हमारे रिलीजियस लॉज है वो सब खत्म कर दो और यूसीसी लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो एग्री नहीं होंगे। नेक्स्ट फेडरल स्ट्रक्चर है। अब अगर कॉमन हम एक लॉ लगा देंगे तो क्या होगा, जो स्टेट है वो अलग अलग तरीके से लॉज बना सकती थी। अब अगर ये एक कॉमन सेंट्रल लेवल पर ही लॉ लग गया तो स्टेट जो है वो लॉ नहीं बना पाएगी। तो ये इससे क्या होगा, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस पर भी असर पड़ेगा। ये आर्ग्यू किया जाता है कि स्टेट्स जो हैं वो पर्सनल लॉस को अच्छे से बना सकती है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर उनको पता है कि हाँ इन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे डील करना है। वो जो है वो ज़्यादा टच में रहती हैं ये जो लोग हैं उनसे, सेंटर नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि स्टेट्स ही पर्सनल लॉज अच्छे बना पाएंगी। तो क्या कुछ कर नहीं सकते हम, करना पड़ेगा, कर भी सकते हैं और करना पड़ेगा। जैसे कि कंसेंसस, गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार है उसको कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करनी है, मतलब कि बातचीत करनी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबसे बैठकर बातचीत करनी होगी और फिर एक मुद्दा जो है ये सॉल्व करना होगा। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। सरकारें जो हैं वो बात तो करती हैं कि हम यूसीसी ले आएंगे, लेकिन वो क्या करती है, ये यूसीसी ले आएंगे कहने के बाद में इसको लाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, कई सारे रिलीजियस जो लोग हैं, रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं, वो हो सकता है सरकार के विरुद्ध हो जाए कि यही वो सरकार है जिसकी वजह से हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशन, कस्टम, लॉज हैं ये सब खत्म होगा और एक कॉमन लॉ हम पर लग गया है, राइट। तो इस वजह से सरकार की इमेज भी खराब हो सकती है और यही रीजन है जिसकी वजह से सरकार ये यूसीसी नहीं लाना चाहती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। ये यूसीसी लाने की बात की जा रही है, वो स्ट्रांगली उनकी इच्छा भी होनी चाहिए ऐसा करने के लिए। अवेयरनेस की बात करें, सिटीजन को अवेयर कराना भी ज़रूरी है, ठीक है। उनको बताना होगा कि ये यूसीसी लाने के पीछे आखिर हमारे जो राशनल क्या है, हम क्यों लाना चाहते हैं यूसीसी, ये समझाना होगा लोगों को। फिर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको इरेडिकेट करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि यूसीसी जो है वो अभी जितने भी लॉज हैं उनको अच्छे से देखे, उनमें कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज़ को ख़त्म करने में भी काम करें। पीस मील अप्रोच हमको लेके आनी होगी, टुकड़ों में काम करना होगा। ऐसा नहीं एकदम से सारे लॉज हटा दिए एक लॉ लिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके काम करना होगा। फिर है कि कुछ इंडियन लॉज ऐसे हैं जो कि यूनिफॉर्म कोड को सिविल मैटर्स में फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमको करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जुडिशियल पेंडेंसी। तो ये भी मुद्दा कोई नया नहीं है
बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है कि भाई जो हमारे जो कोर्ट्स हैं उन पर बहुत सारे केसेस आ गए हैं, वो केस जितने कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा केस ऐड होते चले जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, केस जो है बहुत बहुत ज़्यादा पेंडेंसी उनकी देखने को मिल रही है। अभी न्यूज़ में क्यों है, तो अभी जब राज्यसभा में पूछा गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से कि भाई बताइए कि आपके यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है, कि केसेस कितने हैं, ये सब बताने की जब बात आई, तब जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने कहा कि लगभग 5 करोड़ केस ऐसे हैं जो अभी भी पेंडेंसी है, अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं अलग अलग कोर्ट से। दुनिया हमारे जो देश है, पूरा देश में अलग अलग कोर्ट्स हैं, तो उन कोर्ट्स में अगर हम मिलाकर बात करें लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इतने सारे केसेस, 5 करोड़ कोई छोटा नंबर थोड़े है, 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, तो इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या रीज़न है इसका। जब रीज़न की बात आई तो यहाँ पर पहला रीज़न यही है कि जो जजेस हैं वो तो कम है, जजेस कम है, जब कम लोग हैं तो काम भी ज़्यादा कैसे होगा। ठीक है, तो लो रेशियो है जजेस का, पॉपुलेशन जितनी है ना उसके उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो जजेस बहुत कम है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि डिले हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो वैकेंसीज हो जाती हैं ना उनको फिल नहीं किया जा रहा है, उनको फिल करने में भी बहुत समय लगता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इवन मूवी में भी डायलॉग्स यूज होने लगे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, राइट। तो यहाँ पर बात की जा रही है फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट की, मतलब कि कोई केस जो है उसकी सुनवाई हो रही है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि केस जो है वो चला, सुनवाई हुई, आज डेट है, फिर कहा जाता है कि अभी कोर्ट जो एडजन हो गया है और अब नेक्स्ट तारीख पर बातचीत होगी, फिर नेक्स्ट तारीख पर बातचीत होगी। अरे भाई बातचीत होगी, बस नेक्स्ट तारीख ही मिलती जाती हैं, लोग वहाँ जाते हैं, अपनी डेट जो है उसको अटेंड करते हैं, तारीख अटेंड करने के बाद वापस चले जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं हो पाता है। तो इससे क्या, केस लंबा खिंचता चला जा रहा है। कोई बच्चा बचपन में उसका केस हुआ तो वो बूढ़ा हो गया, अभी तक केस चला ही पड़ा है, केस चला ही पड़ा है, केस सॉल्व भी नहीं हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, रियलिटी है, राइट, देखने को भी मिलती है। अपने आसपास अगर हम देखें तो बहुत दसियों साल हो जा रहे हैं और केस चला ही जा रहा है, केस चला ही जा रहा है, डेट्स बस मिलती जाती है, उसको अटेंड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंट एडजमेंट हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक, इससे क्या होता है, अगर हम एडजमेंट करते जा रहे हैं, केस लंबा खींचते जाते हैं, तो इससे होता ये है कि जुडिशरी पेंडेंसी हो जाती है, केस पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करें कि मैक्सिमम 3 एडजमेंट होने चाहिए, ठीक है, क्या कहा है कि रूल ये है कि जो एडजमेंट है कि तारीख जो है सिर्फ 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 50% केस ऐसे हैं जहाँ पर जो 3 एडजमेंट वाला रूल है इसको फॉलो ही नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कोर्ट हमारे हैं वहाँ पर एडिक्वेट फंड नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फिर वहाँ पर जो वर्किंग स्टाइल है स्टाफ्स का वो भी इतना एफिशिएंट नहीं है, कोर्ट रूम है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिलेड हो जाती है प्रोसेसिंग करने में, जो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, वहाँ पर क्या है कि काउंसिल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जो फैक्ट्स इन्वॉल्व है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, एविडेंस इस तरीके के हैं कि उसको हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें ही बहुत समय लग जाता है, जिसकी वजह से केस सॉल्व जल्दी नहीं हो पाता। अब यहीं पर हमें कुछ इन्फोग्राफिक्स भी दे रखी हैं जिसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात की गई है जुडिशियल पेंडेंसी की, भाई जुडिशियल पेंडेंसी क्या होता है, तो हम ये चीज़ समझ ही चुके हैं। ये तारीख पे तारीख वाली बात जो है वही जुडिशियल पेंडेंसी है, कि मतलब क्या है कि जो केसेस जो हैं जितने सॉल्व हो रहे हैं उससे ज़्यादा केसेस और आकर लग जा रहे हैं कोर्ट में। ठीक है, जितने वो सॉल्व नहीं कर पा रहा उतने और ऐड हो जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जुडिशियल पेंडेंसी। इसको ऐसे समझो, जैसे कि आपने क्या किया, आपने कहा कि चलो ऐसा है, आज बहुत अच्छा फेस्टिवल है, आज हम आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, अब क्या होगा, कल फिर से न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर तो आएगा ही ना, वो इसलिए थोड़ा रुक जाएगा कि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आज नहीं आता हूँ, नहीं, न्यूज़पेपर तो आएगा। न्यूज़पेपर कल का आया, आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा, उसी में ही आपके 2-3 घंटे निकल गए। अब आप बोलेंगे कि अरे कल का रह गया तो उसको पढ़े, नहीं, आप बोलेंगे अरे होगा, कोई बात नहीं, एक दिन का छूट गया है, कोई बात नहीं है, वो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा करेंगे वीकेंड में पढ़ लेंगे। अब होगा ये कि आपने वो नहीं पढ़ा, वीकेंड आया तो क्या वीकेंड में वीकेंड वाला न्यूज़पेपर नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, आप उसको पढ़ेंगे, फिर जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे, फिर एक दिन बर्थडे आपका आया तो उस दिन आपने नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जब एग्जाम आने वाला होगा ना तब आप देखेंगे कि लगभग 70-80 दिन के न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो आपने पढ़े ही नहीं है, तो क्या आप उसको पढ़ पाएंगे, एकदम से नहीं पढ़ पाएंगे। फिर तो ऐसा होगा कि ऐसे उठ के जाना होगा और एग्जाम देना होगा, जो होगा सो देखा जाएगा।
तो यही तो होता है, ये आपकी पेंडिंग, आपकी आप कहते हैं ना इतना सारा पेंडिंग वर्क हो गया है मेरा, तो यही पेंडिंग वर्क हमारा कोर्ट का भी हो गया है, लगभग 5 करोड़ केसेस, राइट। अच्छा जी, डेटा की बात करें तो अभी हमने बात की ही थी कि हमें औरों से आगे निकलना है, औरों से बेटर करना है, क्योंकि ये जो है बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि हमारे 90% आ गए, हमारे 95% आ गए, काम चल गए, नहीं, यहाँ पर कंपटीशन की बात है, तो हमें तो औरों को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जब औरों को ध्यान में रखना है तो उनसे बेटर करने के लिए हमें डेटा, हमें फैक्ट्स, हमें कुछ कोट्स, हमें कुछ केसेस, इन सबको भी कोट करना है अपने आंसर में। तो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, इसको हम याद करेंगे, मेंस में लिख कर आएंगे। तो यहाँ पर बात की गई है कि लगभग 70,000 केसेस ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। 60 लाख केसेस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और लगभग 4.5 करोड़ केसेस ऐसे हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, इनमें पेंडिंग है। अब ये चीज़ अगर आपको याद नहीं भी हो रही तो 5 करोड़ वाली लाइन लिखाना, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है कि जो जजेस हैं 1 मिलियन पर कम से कम 50 जज होने चाहिए, और इंडिया की बात करें तो आधे भी नहीं है, 21 जजेस हैं सिर्फ 1 मिलियन पे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जजेस कम है तो फिर जो पेंडिंग है वो तो हो ही जाएगी केसेस की। क्या हम कुछ कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि भैया हमने बात की कि जजेस कम है तो अपॉइंट कर लो, ठीक है। जितने भी जजेस जो हमारे कम है तो वहाँ पर जो कमी है उसको पूरा करो और जजेस को अपॉइंट करो। नेक्स्ट है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को अपनाओ, जैसे कि लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन है, कॉन्सिलिएशन है, इन सबको लेकर छोटे मोटे केसेस है तो वो कोर्ट में जाने की बजाय ये ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, ये जो लोक अदालत है, यहाँ पर जाकर सॉल्व करा लो ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कोर्ट का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लो, ठीक है। एक टाइम लिमिट लेकर आओ कि इतने टाइम लिमिट के अंदर अंदर हमें ये केस सॉल्व करना है, जिससे कि केस जो लंबा नहीं खिंचेगा। क्रिमिनल जस्टिस और प्रोसीजर लॉज है उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, उनको चेंज करना पड़ेगा तो चेंज कर लो। ग्रीवांस रिड्रेसल जो है वो भी हमें स्टैब्लिश करना होगा, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे कि जो परेशानियां वहीं की वहीं सॉल्व हो जाए, कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या ऐसा है कि हमने कुछ नहीं किया? ये जो हमने बात की थी कि ये जो जुडिशियल पेंडेंसी वाला जो मामला है ना, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला है, बहुत पहले से ये केसेस चले आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले 1 महीने में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हो गए होंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये लंबे समय से ये पेंडिंग चला आ रहा है, तभी ये 5 करोड़ अब जाकर हो पाए हैं। तो क्या इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? हाँ जी, लिए गए हैं, उनको याद करना है, बिल्कुल करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इनिशिएटिव्स भी लिखने हैं कि भाई हमने कुछ काम भी करा है, ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ है जो इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 का जो है वो लेकर आया गया, जिसमें बात की जा रही है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है ना, इनमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट में हमें लेकर आना है जो कि रिकॉर्ड्स बनाकर रखेगा हाई कोर्ट के जजेस का। फिर है प्रोजेक्ट सहयोग जो है वो क्या करेगा, पेंडिंग केसेस को रिड्यूस करेगा। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम भी लेकर आया गया है, जो कि वेब बेस्ड एक ऐप है जो क्या करेगा, केसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें ऐसे केसेस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, उनको और अच्छे से मॉनिटर करेगा। मीडिएशन बिल 2023 भी लेकर आया गया है, जिसमें पार्टीज जो है वो कोर्ट में जाने की बजाय बाहर ही ये जो लिटिगेशन का मामला है उसको सॉल्व कर लें। ई कोर्ट्स लेकर आया गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी भी है जो कि अभी कंसीडरेशन में है, जिसमें हम क्या करेंगे, गाइडलाइंस लेकर आएंगे जिससे कि जो लिटिगेशन है इसको प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें और रिड्यूस करें। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जिसमें इंटर मिनिस्टीरियल या फिर जो डिपार्टमेंट, जो 2-3 डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का नाम आप बहुत सुनते हैं, इसको बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ये क्यों लेकर आए हैं, हम इसलिए लेकर आए हैं कि जस्टिस है वो फास्ट तरीके से हम लोगों तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईडी को लेकर। ईडी मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 3rd
एक्सटेंशन दिया गया, अभी हमारे जो ईडी हैं उनको क्या किया जा रहा था, उनका जो टाइम था, जो जिस टाइम तक उनको सर्विस में रहना था वो ख़त्म हो जा रहा था और बार बार हम उनके टाइम को बढ़ा दे रहे थे। ऐसा तीसरी बार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये चीज़ जो हो रही है ना ये बिल्कुल गलत है, इसको रोकने की ज़रूरत है, ये इनवैलिड है कि जो तीसरी बार उनका समय बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 है और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 और फंडामेंटल अमेंडमेंट रूल्स 2021 हैं, ये अपहेल्ड इन्होंने किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ठीक है और अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट ने क्या किया है, जो हमारे ईडी हैं, ठीक है, जो डायरेक्टरेट्स हैं, डायरेक्टर हैं सीबीआई के और ईडी हैं, इनको मैक्सिमम 3 बार ही हम एनुअल एक्सटेंशंस दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 3 बार हो गया है, अब बार एक्सटेंशन दे रहे हो तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो 3 बार तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया था तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये तो अब गलत हो रहा है, बार बार टाइम एक्सटेंड कर दे रहे हो, ये चीज़ रोकने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो करंट ईडी है इनका जो टर्म एक्सटेंशन है वो लॉफुल क्यों है, क्योंकि मैंडेट ये है सुप्रीम कोर्ट के 2021 जजमेंट का, जहाँ पर कोर्ट ने कहा कि फर्दर एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए। देखो मामला क्या है, मामला ये है कि हमारा जो ईडी है इस टाइम पर, ठीक है, तो हुआ ये कि अभी क्या हो रहा है कि अभी एक सर्वे चल रहा है, ठीक है, अभी जो है एक रिपोर्ट चल रही है, एक रिपोर्ट बन रही है, उसके लिए ज़रूरत है कि ईडी होने चाहिए, ठीक है। अब एकदम से अगर ईडी को बदला जाएगा तो दूसरी ईडी को लाने में समय लगेगा और जब ईडी ही नहीं होंगे तो जो एफएटीएफ की जांच चल रही है, एफएटीएफ जो है ना हमारी एक बॉडी है, तो एफएटीएफ जो है वो कंट्रीज़ में जाकर जांच करती है कि इन्होंने जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो किया या नहीं, तो ये चीज़ ही चल रही है इंडिया में भी। तो अब अगर एफएटीएफ की टीम आई हुई है वो जांच कर रही है बट हमारी ईडी ही उपलब्ध ना हो तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा कि जांच ही बंद हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ईडी का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए क्या हो रहा है कि उनका जो टाइम है वो बढ़ाया गया तीसरी बार। बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था, पहले कहा था कि ये चीज़ जो है इनवैलिड है, ये एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए और उनको 30 तारीख का समय दिया गया था कि 30 तारीख को उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। बट बाद में हुआ ये है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर जो है उसमें ये चीज़ मेंशन थी, बट ये जो है हमारी मैगज़ीन है ये ऑलरेडी पब्लिश हो जाती है उस टाइम तक, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है। बट आपको मैं बता दूँ कि ये जो एक्सटेंशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक ये एफएटीएफ का जो सर्वे चल रहा है वो हो जाने दो, तब तक वो रह सकते हैं ईडी के पद पर और उसके बाद में जैसे ही ये काम खत्म होगा एफएटीएफ का, उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूज़ है। तो इन्फोर्समेंट कौन कौन से एक्ट जो हैं वो ईडी जो है उसको देखता है, तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, स्पॉन्सरिंग एजेंसी अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनके अंतर्गत आने वाले केसेस को ईडी हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं कि ईडी होते कौन है। ईडी के बारे में हमने देखा कि मामला क्या था, मामला समझ में आया। अब जानते हैं कि ईडी कौन होते हैं। तो ईडी क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, या फिर किसी भी पर्सन ने, किसी भी लॉ फॉर्म ने या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हो, फॉरेन एक्सचेंज लॉज को अगर वायलेट किया है तब ये जो क्राइम है उसको देखेंगे ईडी, ठीक है। ये किसके अंडर काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करते हैं, जिनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है। अगर बात करें इनकी अपॉइंटमेंट की, तो ईडी जो है इनको जो सीबीसी एक्ट 2003 है उसके अंतर्गत ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इनका टेन्योर 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफ़र भी इनको किया जाता है, ट्रांसफ़र जो है वो सीबीसी की ही कमेटी करती है इनका ट्रांसफ़र, ठीक है। मैंडेटरी है कि 2 साल का इनका पीरियड होना चाहिए, मैक्सिमम 3 बार एक्सटेंशन हो सकते हैं, जो कि तीसरी बार ये एक्सटेंशन हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रहे हैं ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 बार ही एक्सटेंशन हो सकते हैं, वैसे इनका टर्म जो है 2 साल का होता है। अब बात करते हैं इनके पावर्स की। तो देखो ये चीज़, पहली बात तो ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं अगर आपको पता हो तो अपॉइंटमेंट को लेकर हमारा एक सिलेबस में पॉइंट दे रखा है जिसमें हम बात करते हैं कि जो वैसे तो अपॉइंटमेंट को लेकर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए बात की गई है कि उनके पावर, जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो मेंशन है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और हमारे जो
स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं, उनके लिए भी बात की गई है और उन्हीं में ये बॉडी आती है ईडी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं, मेंस का ही टॉपिक है, तो हो सकता है मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसीलिए पावर्स और इसकी जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट, ये सब पढ़ना जरूरी है। अपॉइंटमेंट आपने समझा कि कैसे होता है कि सीबीसी के द्वारा एक कमेटी बनती है और उसी के द्वारा होता है, और वहीं पर बात की गई कि सीबीसी एक्ट के अंडर ही ये जो है काम करते हैं। अब पावर्स की बात करें तो पहली बात की असेट्स को ये सीज कर सकते हैं। ईडी जो है इनके पास में अथॉरिटी होती है कि सर्च करेंगे और उसको सीज भी करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट में सर्च सीजर जो है ये कर सकते हैं। अगर इनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या कर सकते हैं कि ये सर्च सीजर कर पाएंगे। ठीक है, वो होती है जांच पड़ताल करते हैं, जाकर रेड मार देते हैं, जो वही वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर सम्मन की पावर इनके पास में है, ये किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं कि आप हमारे सामने आकर प्रस्तुत हों और अपने जो भी इनको पूछताछ करनी वो ये कर पाएंगे। ठीक है, ईडी के पास में सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं कि ये डिस्कवरी कर पाएंगे, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एविडेंसेस की डिमांड कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं और कमीशन भी इशू कर सकते हैं। इनके पास में पावर होती है अरेस्ट करने की, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर इनको लगता है कि कोई वायलेशन हुआ है पीएमएलए एक्ट का या फिर फेमा एक्ट का, तो ये क्या करेंगे कि ये एफआईआर पुलिस में पहले रजिस्टर हो उसका वेट नहीं करेंगे, ये सीधे जाकर अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं ईडी ऑफिशियल्स के द्वारा वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर मान्य होंगे। लेकिन ये ईडी जो हमारे हैं इनके साथ में भी ऐसा नहीं कोई इशू नहीं है भाई, इशू है। क्या इशू है? तो एबिसिमल कन्विक्शंस रेट 2014 से 2022 तक अगर हम बात करें तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 0.5% का कन्विक्शन रेट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इनके काम में नहीं देखने को मिलती है, क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से केसेस जो है ये सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर क्रेडिबिलिटी भी इनकी कम होती जा रही है। ठीक, फिर है वर्कफोर्स यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इनके स्टाफ को और बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2023 का। ठीक है, तो अच्छा जी, क्यों है चर्चा में ये, चलो जानते हैं। तो दोनों ही हाउसेस जो हैं, दोनों हाउसेस मतलब आपका घर और मेरा घर नहीं, वो दो हाउस नहीं है। यहाँ पर हाउसेस की बात हो रही है तो लोकसभा एंड राज्यसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर क्या किया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022 को पास किया है, जिससे अब इस बिल से क्या होगा कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 का है उसमें हम अमेंडमेंट कर पाएंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 जिसको हम अमेंड करने जा रहे हैं, तो वो एक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हम कंसोलिडेट कर पाएँ और जो लॉज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड उनको हम अमेंड करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यह है कि वन स्टेट, अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव है जिसमें काम हो रहा है वो बहुत सारी स्टेट्स मिलकर कर रही हैं, ठीक है, तो उस कोऑपरेटिव को कैसे हम हैंडल करेंगे, उस कोऑपरेटिव को मैनेज किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के द्वारा, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है उसके अंडर ये आता है। क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, की प्रोविजंस की बात करें तो अप्लाई होता है सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका इंटरेस्ट एक स्टेट से नहीं बल्कि बहुत सारी स्टेट्स में है। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सब जो है ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वहाँ पर ही जाकर रजिस्टर्ड होती हैं। इंटरनल गवर्नेंस की बात करें तो हर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बाय लॉज को बनाएगी। ठीक है, अपने जो गवर्नेंस के लिए, अपने जो इंटरनल गवर्नेंस के लिए खुद लॉज बनाएगी, लेकिन वो लॉज जो है वो इस एक्ट के साथ तालमेल खाते हुए होने चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो एक स्कीम को प्रिपेयर करेंगे। वो स्कीम है अमालगमेशन की या फिर रीऑर्गेनाइजेशन की। तो एक कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें अमालगमेशन भी हो सकता है, रीऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ये कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर होगा, जहाँ पर आरबीआई की अप्रूवल भी लेनी होगी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को भी फॉलो करना होगा।
अब ये अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, अभी अभी हमने जो पूरी कहानी पढ़ी वो 2002 वाले एक्ट की पढ़ी, लेकिन उसमें अब हम चाह रहे हैं कुछ बदलाव लाने की। तो क्या ज़रूरत है इसमें बदलाव लाने की? तो पहली चीज़ है कि जो पार्ट 9B है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ में इसको कंसिस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पर जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं इनको अमेंड करना है जिससे कि कंसिस्टेंसी लेकर आ सके। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 97वां अमेंडमेंट हुआ 2011 में, ठीक है, तो उस अमेंडमेंट के मुताबिक इसको ढाल सके, ये ज़रूरत है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जो है वो फुलफिल हो सके, इसलिए ज़रूरत है कि अमेंडमेंट किया जाए। इसका एम है कि जो लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं अभी लेजिस्लेशन अभी के लॉ में, उसको हमें ख़त्म करना है, लूप होल्स को ख़त्म करना है और इसको और ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाना है। नीड है कि हमें इसमें रिफॉर्म लाना है, जैसे कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हो सके यहाँ पर, ठीक है, एक्टिव मेंबरशिप हो सके, ट्रांसपेरेंसी है इनके काम में वो हो सके और ग्रीवांस है उसको भी रिटर्सल किया जा सके। जो सिख MSCS है, जो सिख हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनमें अभी फंड की कमी हो गई, जिनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, उनको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है कि अमेंडमेंट किया जाए। अभी जो अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है तो क्या क्या अमेंड करेंगे, क्या की फीचर्स हैं नए बिल के, जानते हैं। सबसे पहली बात, एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी बात करें तो जो इलेक्शंस होते हैं किसके लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लिए, तो उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो एग्जिस्टिंग बोर्ड ही करता है। लेकिन बिल में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेगा जहां पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस होया करेंगे। अथॉरिटी में कौन कौन होंगे, ये जो अथॉरिटी बन रही है जिसका नाम है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 और मेंबर्स भी होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है अमालगमेशन एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो अमालगमेशन का मतलब होता है मिल जाना, दो चीज़ों का मिल जाना, और डिवीजन का मतलब तो हम सबको पता है डिवाइड हो जाना, बट जाना। तो एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है अमलगमेशन डिवीजन को लेकर, बातचीत करता है कि हाँ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं तो वो मिल भी सकती हैं, 2-3 आकर आप आपस में मिल जाए, या फिर एक पर्टिकुलर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डिवाइड भी हो सकती है। बिल कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं जो स्टेट लॉज के अंडर रजिस्टर्ड है वो मर्ज हो जाएंगी एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो सिख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो भैया जिनके पास फंड नहीं है और जिनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, उनके लिए फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। बिल कहता है कि हम एक कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड बनाएंगे जिससे कि जो सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको हम रिवाइव कर पाएंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि प्रॉफिट में है पिछले 3 साल से, वो क्या करेंगे, वो पैसा देंगे इस फंड में, क्योंकि हम फंड बना रहे हैं तो फंड अपनी जेब से पैसे तो नहीं देंगे, कहाँ से आएगा पैसा, पैसा उन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से आएगा जो पिछले 3 सालों से खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो या तो 1 करोड़ रुपए जो है वो जमा करेंगे इस फंड में, या फिर अपने प्रॉफिट का 1% जो भी उनको कम लगे वो यहाँ पर आकर सबमिट करेंगी। रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है रिडेम्पशन पर, जो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है इसकी रिडेम्पशन पर रेस्ट्रिक्शन है। अभी का एक्ट जो है वो कहता है कि जो शेयर्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो होल्ड किए गए हैं वो रिडीम हो सकते हैं, लेकिन नया बिल जो है वो कहता है कि शेयर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनको रिडीम नहीं किया जा सकता है विदाउट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ठीक है। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, अब कंप्लेंट्स होंगे तो उसको भी रिड्रेस करना जरूरी है। बिल के मुताबिक बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक या फिर एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन को भी क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को देखते हुए। अपील्स भी हो सकती हैं, ओम्बड्समैन ने जो डायरेक्शन दी इसके अगेंस्ट में भी अपील हो सकती है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में, सुप्रीम कोर्ट तक कहना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन, तो इस एक्ट के अंडर बोर्ड ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनमें मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। बोर्ड में बोर्ड जो है वो को ऑप्ट कर सकते हैं 2 एडिशनल डायरेक्टर्स को भी। लेकिन बिल ने क्या किया, अमेंड करा है इस कंपोजिशन को, इसमें कहा है कि एक SC या फिर ST मेंबर भी होगा और 2 वीमेन मेंबर्स भी होंगी। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं,
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही बात हो रही है। तो जब तक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का पता ना हो तो कैसे काम चलेगा। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होती है इसमें, मतलब कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें अपनी इच्छा से लोग मेंबर बन भी सकते हैं और मेंबरशिप छोड़ भी सकते हैं। फिर मेंबर का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है इनके मेंबर्स को। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है कि मतलब हर कोई यहाँ पर जो है वो कंट्रोल करता है इसके जो काम झाम हो रहा है उसको, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमी रहती है, इंडिपेंडेंस होते हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद होते हैं और कम्युनिटी को भी ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह केस जो है 2021 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अप्लाई होता है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है कि पार्ट 9B किस पर अप्लाई होता है, क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर अप्लाई होता है या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अप्लाई होता है। पता होना चाहिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। सिनेमा में चलेंगे, चलो चलते हैं। अच्छा क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोनों हाउसेस हैं, फिर से आपका और मेरा घर नहीं बल्कि राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने मिलकर सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया है। अच्छा जी, तो बिल जो है इसकी अगर हम बात करें तो बिल किसको अमेंड करेगा? अब ये जो बिल है ये अमेंडमेंट बिल है तो किसी चीज़ को तो अमेंड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। ये अमेंड करेगा सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 को, ठीक है। अब ये जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 है ये क्या करता है, ये सर्टिफाई करता है फिल्म्स को। जो हम सिनेमा मूवीज़ देखते हैं ना, मूवीज़ देखते हैं तो उनको सर्टिफिकेशन यहाँ से मिलता है, ठीक है। एक्ट प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो कि फिल्म्स को सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही फिल्म चलती है, हम लोग देखते हैं। अब अगर आपको पता हो, पता क्या, सबने देखा है, बचपन से देख रहे हैं मूवीज़, अगर हम देखते हैं ना तो सबसे पहले मूवीज़ जो चलती है उससे पहले एक सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट उसका मूवी का सर्टिफिकेट आता है, जिसमें मूवी का नाम लिखा होता है। डिटेल तो मैंने भी आज तक उसकी पूरी पढ़ी नहीं सर्टिफिकेट की, बट हाँ इतना पता है कि सर्टिफिकेट आता है। मूवी शुरू होने से पहले सबसे पहले जो चीज़ शो होती है वो सर्टिफिकेट ही शो होता है, राइट। तो सर्टिफिकेट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? यही बॉडी प्रोवाइड करती है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं उस मूवी को। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ डिलीशन मॉडिफिकेशन भी होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि ये जो मूवी है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, ये मूवी अभी रिलीज़ नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इसका सॉन्ग ठीक नहीं है, इसमें जो कपड़े पहने हैं जो एक्टर एक्ट्रेस ने वो जो है सुटेबल नहीं है, या फिर इसका एक डायलॉग ऐसा है जो कि अभी बहुत हम बोल रहे कंट्रोवर्शियल हो गया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बाद में ये रिलीज होगी। इस तरीके की बातें हम सुनते रहते हैं ना। इतना तो भाई छोटे बच्चे तो नहीं है कि मूवी के बारे में कुछ ही ना पता, हम लोग सब मूवी देखते हैं तो हमें पता है कि ऐसी बातें भी होती हैं। तो यहाँ पर यही जो बॉडी है यही देखती है उस चीज़ को भी, ठीक है। यही बोलते हैं कि ये चीज़ मॉडिफाई करो, ये चीज़ जो है यहाँ से डिलीट करो, कुछ सीन्स जो है वो डिलीट किए जाते हैं, ये सब इसी से होते हैं, ठीक है। बोर्ड जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है। कोई मूवी हम लोग देखते हैं ना, कई सारी मूवी ऐसी हैं जो बन जाती हैं बट वो कभी भी रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ से ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी जो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये रिफ्यूज़ कर सकती है ये जो मूवीज आपने बनाई है ये कभी भी एग्जिबिट नहीं हो सकती। तो फिर वो क्या है, मूवी बन गई बट कभी भी रिलीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब क्या है, अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट जो है कर रहे हैं उसका एम क्या है? एम है कि हम सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, कुछ नए सर्टिफिकेशन कैटेगरीज को भी प्रेजेंट करेंगे। तो मूवीज़ की कैटेगरीज होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे, तो उसमें और कैटेगरीज भी ऐड की जा रही हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें जानना चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में, क्योंकि यही वो बॉडी है जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है मूवीज़ को, ठीक है। और इसी की वजह से मूवी जो है वो रिलीज़ हो पाती हैं और कभी कभी नहीं भी रिलीज़ हो पाती हैं। मूवीज़ में कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई सीन्स जो है वो ऐड करने हैं, कोई सीन्स ख़त्म करने हैं, वो सब इसी बॉडी से होता है। तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट, चलो जानते हैं। ये ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या? नहीं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, बट हाँ ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। ये किस चीज़ को रेगुलेट करती है कि जो मूवीज़ बनी है, जो फिल्म्स बनी हैं, उनको पब्लिक एग्जीबिशन में लेकर आना है कि नहीं आना है, ठीक है।
इंश्योर करती है कि गुड एंड हेल्दी एंटरटेनमेंट हो लोगों का, ठीक। और प्रोविजंस किस चीज़ के फॉलो करने चाहिए, जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 है एंड सिनेमाटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 है, ठीक है। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं जो कि सबको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो नया बिल आ रहा है उसके की प्रोविजंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात की जा रही थी कि जो सर्टिफिकेशन के लिए कैटेगरीज होंगी फिल्म्स की, उसको और ऐड किया जा रहा है, राइट। तो हम देखते हैं अब सर्टिफिकेशन की जो कैटेगरीज है वो एज बेस्ड हो चुकी हैं। बिल ने 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज UA कैटेगरी, UA 7+, UA 13+, UA 16+, मतलब कि अंडर 7 जो हमारी अंडर एज हम बात करें तो कैटेगरी है 7+ की जो मूवीज़ है वो 7 साल से बड़ा व्यक्ति ही देखेगा, फिर 13 साल से बड़ा व्यक्ति देख सकता है या फिर 16 साल से बड़ा व्यक्ति देख सकता है, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को अगर हम देखें तो यू का मतलब होता है कि यूनिवर्सल, कोई भी बिना रिस्ट्रिक्शन के हर कोई इस मूवी को देख सकता है। UA का मतलब है कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर गाइडेंस चाहिए होगी पेरेंट्स की या फिर गार्जियन की, तभी ये मूवी देख पाएंगे। तो ज़्यादातर मूवीज़ में UA ही हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखते हो मूवीज़ तो सर्टिफिकेट में लिखकर आता है वहाँ पर UA, राइट। फिर है A जो कि एडल्ट्स के लिए ही होती हैं, और S सिर्फ कुछ प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन स्पेशली एक प्रोफेशन के लिए होती है, जो साइंटिफिक ज़्यादा मूवीज़ होती हैं ये वाली, ठीक है। अब ये जो एज बेस्ड मार्कर है इनका मतलब है कि पेरेंट और गार्जियन चाहिए होगा, जो बच्चा ये मूवी देख रहा है तो पेरेंट्स जो है उनको भी साथ में होना है, और ये सिर्फ रिकमेंडेटरी है, ठीक है। सेपरेट सर्टिफिकेट होगा टेलीविजन और अदर मीडिया के लिए। फिल्म्स जिसमें A या फिर S सर्टिफिकेट है तो उनको सेपरेट सर्टिफिकेशन लेना होगा अगर वो मूवी टेलीविजन पे दिखाना है तो, ठीक है। सर्टिफिकेशन जो है वो परपेचुअली वैलिड होगा, सर्टिफिकेट जो है परपेचुअली वैलिड होंगे। अभी जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सिर्फ 10 साल के लिए होता है, किसी मूवी का सर्टिफिकेट मिलता है 10 साल के लिए मिलता है। बट अब क्या होगा, जो नया हमारा जो अमेंडमेंट होने के बाद जो बिल बनेगा, नया एक्ट बनेगा, उसमें जो अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर है कि रिविजनल पावर्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कि बिल जो है वो सेक्शन 6(1) जो है एक्ट का, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें बात की जाती थी कि सेंटर जो है वो अपनी रिविजनल पावर्स को नहीं देख सकता। मतलब कि कोई मूवी अगर हो गई है रिलीज़ तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसको रिव्यू नहीं कर सकता है, अब उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है, नहीं। पहले तो ऐसा था कि नहीं लगा सकता है, बट अब लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक्स फिल्म पायरेसी पनिशेबल ऑफेंस। फिल्म पायरेसी है वो अब पनिशेबल ऑफेंस बन चुका है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ना कई सारी पायरेटेड मूवीज़ अवेलेबल होती हैं, लोग जाते हैं और जो हम वहाँ पे जाते हैं, जो सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फ़ोन में, फिर आकर उसको अपलोड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कई सारी बार ऐसा होता है, तो इस चीज़ को पनिशेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पनिशेबल हो चुकी है, और पीनल पेनल्टी जो है, पीनल एक्शन भी लिया जाएगा अगर वायलेशन किया जाता है इस एक्ट के बारे में, तो पीनल एक्शन लिया जाएगा। लंबी डिटेल में जो हमारी न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है। छोटी छोटी सी छुटकू सी न्यूज़ बची है, उनको कवर करते हैं। जिसमें पहला है राइट टू साइलेंस। भाई बोलने का, बकबक करने का तो हक हम पे है, क्या चुप रहने का भी हक है। राइट टू साइलेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सारे लोग जो कि एक्यूज्ड हैं कि राइट टू साइलेंस है उन पर, और इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो बोलें या फिर अपने गिल्ट को एडमिट करें। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी एक्यूज पर्सन होते हैं ना, आरोपी जो होते हैं, जो बोलते हैं, जो कस्टडी में होते हैं, ठीक है, कस्टडी में है, उन्होंने कुछ क्राइम किया है, और उनसे हम ये नहीं है कि उनके पास में हम उनको मार के कहें कि बोल बोल बोल, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास में राइट टू साइलेंस है, वो शांत रह सकते हैं, वो ना बोले, ये उनका हक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है, बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है, कि जितने भी आरोपी हैं, जो एक्यूज्ड पर्सन्स होते हैं, उनको हम ये मार तोड़ के नहीं बुलवा सकते कुछ भी, ठीक है। उनसे हम ये नहीं कह सकते अपना गुनाह कबूल करो, उनके पास में हक है, अगर वो शांत रहना चाहते हैं, साइलेंट रहना चाहते हैं, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। राइट टू साइलेंस का मतलब है जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है, जहाँ पर बात की जाती है कि किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है
है कि वो खुद के अगेंस्ट में ही गवाही दे, तो इसको यहाँ पर माना जा रहा है कि राइट टू साइलेंस इसी से एसोसिएटेड होगा। प्रोटेक्शन जो है सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही लिमिटेड है। राइट जो है ये ऐसे पर्सन को अवेलेबल नहीं है जो कि कस्टम एक्ट 1962 या फिर फेमा एक्ट 1999 के अंडर ट्रायल में है, या फिर वो ऐसा एक्यूज्ड है पर्सन जो है किसी ऑफेंस के लिए वो अक्यूज नहीं होता है और वो उसके पास लॉयर जो है नहीं होता है, ये याद रखना है। तो कोई पर्सन जो है जो कि कस्टम एक्ट 1962 के अंडर एक्यूज माना जा रहा है या फिर फेमा एक्ट 1999 के अंडर एक्यूज माना जा रहा है, तो ऐसे पर्सन को लॉयर नहीं मिलता है, इसीलिए उस पर्सन के पास में ये राइट नहीं होगा राइट टू साइलेंस का। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी केस को याद रखना है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन को अगर हम कंपेल करते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर करे, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, तो इसका मतलब है कि ये उसके आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वायलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SOP टू चेक द यूज ऑफ फ्रीबीज लिकर टू ल्योर वोटर्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने SOP को क्या किया है, इशू किया है, जिससे कि जो फ्रीबीज जो हमें फ्री में चीज़ें मिलती हैं या फिर जो शराब मिलती है जिससे कि वोटर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं, इस चीज़ को अब बंद कर दिया जाएगा, इस चीज़ को लिमिट कर दिया जाएगा। हमें पता है ना, इलेक्शंस होता है उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलने लगती है कि जो फ्री में अगर मान लो किसी का जो साइन है, ठीक है, वो मोमबत्ती है, तो वो मोमबत्ती बांटने चला आता है कि ये लो मोमबत्ती आप रखो और मोमबत्ती पर जाकर वोट दे आना, ठीक है। किसी के पास में अगर आम का है साइन तो वो आम बांटता चला जा रहा है, एक एक आम हर घर में दिए चला जा रहा है। किसी का पेन है तो पेन बांटता चला जा रहा है कि ये लो पेन और पेन पर जाकर वोट डालाना, ये होता है फ्रीबी। और हमने देखा है कि मतलब लिक्कर जो है शराब बहुत बांटी जाती है इलेक्शन के टाइम पर, जिससे कि लोग उनको वोट दें। तो इस चीज़ को अब लिमिट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने क्या किया है, SOP को जारी किया है। SOP का एम क्या है कि हम जो सस्पिशियस कैश, इलिसिट लिकर, ड्रग, नारकोटिक्स, फ्रीबी, स्मगल गुड्स जो है ड्यूरिंग इलेक्शन, जो ये हमारे कैश जो है जो कि हम मानते हैं कि ये जो है सस्पिशियस होगा या फिर इलीगल तरीके से कमाया हुआ होगा, इलिसिट लिकर है, ड्रग है, नारकोटिक्स है, फ्रीबी है, इस चीज़ को अब जो है प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। पहले इलेक्शन कमीशन ने भी अपने कंसर्न्स को शो किया था कि जो स्मगल्ड गुड्स हैं या फिर इलिसिट आर्टिकल्स हैं वो वोटर्स को ल्योर करने के लिए उस टाइम पर बांट दी जाती हैं। की हाइलाइट्स की बात करें तो GST और कस्टम ऑफिशियल्स जो है वो मॉनिटर करेंगे कि कूपन बेस्ड या फिर फ्री फ्यूल या फिर कैश जो है वो ना बांटा जाए वोटर्स को ल्योर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है वो बनाई जाएंगी, स्टैटिक सर्विलांस टीम्स बनाई जाएंगी जो कि चेक करती रहेंगी, वेयर हाउसेस पर रेड मारती रहेंगी और पता लगाती रहेंगी कि कितना सामान है और यहाँ से कुछ जो है बांटा तो नहीं जा रहा है फ्री में। मूवमेंट जो आइटम्स का जैसे साड़ी है, पार्टी फ्लैग्स हैं जो कि कैंडिडेट से एसोसिएटेड हैं, पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, वो ई वे बिल के बाद ई बिल के अलावा नहीं मूवमेंट होगा। अगर वो होता है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये सब जो SOP जारी किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, तो इसके बारे में अगर हम जानें तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है सेंट्रल एक्साइज की, ठीक है, सेंट्रल GST कमिश्नरेट्स की, कस्टम हाउसेस की, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लैब की। किसके अंडर आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और मेंबर्स होते हैं और अलग अलग सबऑर्डिनेट बॉडीज से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है डिमार्केशन ऑफ रोल्स ऑफ MCA एंड मीटी। तो जो मिनिस्ट्री हमारी हैं, दो मिनिस्ट्रीज हैं MCA एंड मीटी, तो इनके रोल्स क्या होंगे इसको डिमार्केट किया जा रहा है। सेंटर ने क्या किया है, डिमार्केट कर दिया है दोनों मिनिस्ट्रीज के रोल को कि ये जो है क्या काम करेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो हमारी है, ठीक है। इंडिया की डिजिटल मार्केट जो है वो अभी 1 ट्रिलियन की हो जाएगी, $1 ट्रिलियन की हो जाएगी 2025 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री होंगे जो कि कंपटीशन इश्यूज जो हैं डिजिटल मार्केट में उसको देखेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सेक्टर स्पेसिफिक इशूज़ को देखेंगे। तो इनका जो रोल है वो डिमार्केट कर दिया गया है। गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करेगी, लॉ को इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें डिजिटल इंडिया एक्ट और डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ भी होगा, जो कि वेरियस जो अलग अलग तरीके के डिजिटल मार्केट में इशूज़ आ रहे हैं
उनको देखेगा और उनके जो प्रॉब्लम्स उनको डील करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स अभी बहुत चर्चा में है, इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो अभी देखो, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू किए हैं डार्क पैटर्न्स को लेकर और ये 1 सितंबर 2023 से लागू होंगे। अब बात की जा रही है डार्क पैटर्न की, तो डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न एक यूजर इंटरफेस होता है जो कि मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ अगर हम देखें, किसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है कि इसमें लॉगिन करो, साइन इन करो, अपना मोबाइल नंबर डालो या फिर अपनी ईमेल डालो। अगर हम उसको काटना चाहें तो जल्दी जल्दी कटता भी नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक वेबसाइट खोली, उससे पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट में हम घुस गए, रीडायरेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो या फिर हम जो है बड़ा बड़ा दिखाया जाता है और जो क्लोज का बटन है बहुत छोटा दिखाया जाता है, ठीक है। यस जो है अगर हम किसी वो जाता ना कि आपकी हम आपको ऐड भेजना चाह रहे हैं, हम आपको नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं, उसमें यस और नो होना चाहिए, तो कहीं कहीं पे है कि यस जो है वो दिख ही नहीं रहा है, यस दिख रहा है और नो है वो दिख ही नहीं रहा। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं इसी को हम डार्क पैटर्न कहते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो भी हमारे कवर होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये डिफाइंड है। गाइडलाइंस एड्रेस करते हैं 4 ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स को। पहला है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जो कॉस्ट है वो रिवील ही नहीं होगी फ्रंट में। टोटल प्राइस जो है वो तब रिवील होगी जब हमने पूरी बाइंग प्रोसेस कर ली होगी। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग कर ली, पूरी कर ली, जब बिल बनकर आया तब पता चला कि इसमें तो इतने सारे पैसे आ गए इकट्ठा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हम ड्रिप प्राइसिंग कहते हैं। गाइडलाइंस कहती है कि जो प्राइसेस हैं वो जितने भी टैक्सेस एक्सेस है वो सब शो करके दिखाने चाहिए। प्राइस जो है टोटल कितना प्राइस है वो दिखाना चाहिए बायर को। नेक्स्ट है फॉल्स अर्जेंसी, मतलब कि एक फिनोमिना जहाँ पर कंपनीज कहती हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, प्रोडक्ट है वैसे सिर्फ 5 बुक्स बची हैं, जल्दी जल्दी खरीद दो, 2 बुक्स बची हैं, जल्दी जल्दी खरीद लो, स्टॉक खत्म होने वाला, ये चीज़ भी नहीं दिखानी है, ठीक है। एडवर्टाइजर्स जो है उनको क्या करना होगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि उनकी टोटल कितनी स्टॉक पोजीशन है उस टाइम पर, एक्चुअल जो स्टॉक पोजीशन है वो दिखानी होगी, अर्जेंसी नहीं उन्हें शो करनी है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश्ड एड्स। एडवर्टीजमेंट जो कि एडिटोरियल या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट का रिजेंबल करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पेड रिव्यू होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंसर के पोस्ट होते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं शो करनी है। अब हम बात करते हैं जो ASCI है ये है क्या। तो ये 1985 में इस्टेब्लिश हुई है। प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने इसको बनाया है, जो एडवर्टाइजिंग मीडिया इंडस्ट्री से आते हैं प्रोफेशनल्स, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया जिससे कि जो इंडियन एड्स हैं वो डिसेंट रहे, फेयर रहे, ऑनेस्ट रहे। ये एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया की मार्केटिंग, क्रिएटिव, मीडिया एलाइड कंपनीज के लोग इसके मेंबर्स हैं और ये कमिटेड है कि इंडियन कंज्यूमर्स को हम प्रोटेक्ट करने हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है सेल्फ रेगुलेशन से एडवर्टाइजिंग की फील्ड में। इसी के साथ साथ जो हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने भी न्यूज़ थी, शॉर्ट थी, लॉन्ग थी, डिटेल्ड में थी, सब कुछ हमने कवर किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और नींद तो नहीं आई होगी और करंट अफेयर्स में जो आपको डर लगता है वो खत्म हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उनको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।